अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो कि ऑफशूट है अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट की, उसे फाइनली इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है। ये एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में नेशनल पार्टी का स्टेटस पाना बहुत ही मुश्किल है। इस पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था ऑन 26 नवंबर 2012 को और विद इन 10 ईयर्स इसने इतनी ग्रोथ कर ली कि इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया। Election Commission has granted national party status now to the Aam Aadmi Party while withdrawing national party status of the Trinamool Congress, CPI and NCP. To become a national party, you need 6% vote at least in 4 states. The AAP has now got it. Delhi, Punjab, Goa and the latest state being Gujarat. मगर इसी के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने लूज कर दिया है अपना नेशनल टैग। सो करेंटली देयर आर 6 पार्टीज जिनके पास नेशनल टैग है, विच इंक्लूड्स बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, सीपीआई एंड द रीसेंट वन विच इज आप। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम आदमी पार्टी को ये जो नेशनल टैग मिला है, इट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दिल्ली एंड पंजाब, जहां पर उनकी गवर्नमेंट है, और उसके अलावा गुजरात और गोवा के इलेक्शंस में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी, इसीलिए उन्हें ये नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया। आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी तरीके की पार्टीज होती हैं इंडिया के अंदर, कैसे इन्हें इसका स्टेटस मिलता है, क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं एक नेशनल पार्टी का टैग पाने के लिए, और लास्टली हम बात करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो राइज हुई, कहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी और आज यहाँ तक वो कैसे पहुँची। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दी लिस्ट ऑफ नेशनल पार्टीज़ कि इंडिया में कितनी तरीके की पार्टीज़ हैं। इंडिया जो है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करता है एंड करेंटली देयर आर 2858 रजिस्टर्ड पार्टीज विच इंक्लूड्स 6 नेशनल पार्टीज, 57 स्टेट पार्टीज एंड 2796 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। और ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, उनके पास ये पावर होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें पार्टीज को एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल बेस्ड अपॉन देयर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अगर वो इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहती हैं एट लोकल, स्टेट और नेशनल इलेक्शंस, इन दैट केस उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसी के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो उसे अपग्रेड करता है टू स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। और ये जो अपग्रेडेशन है ये डिपेंड करता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो इन इलेक्शंस में देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसी के बेसिस पे जो है अपग्रेडेशन मिलता है बाय द इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो कि फुलफिल होने होते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं टू बिकम अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्टी। जैसा कि इसका नाम है, नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी जो प्रेजेंस है वो नेशनली होती है, यानी पूरी कंट्री में उसकी प्रेजेंस होती है, अनलाइक अ रीजनल पार्टी जिसकी प्रेजेंस जो है वो लिमिटेड होती है टू अ पर्टिकुलर स्टेट और रीजन। और कोई भी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन सकती है अगर वो ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर दे। सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि उसे सिक्योर करने पड़ेंगे 6% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, या तो लोकसभा इलेक्शन में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के अंदर जो है इतने वोट्स अगर वो सिक्योर कर पा रही है तो इसके लिए वो एलिजिबल होगी। नेक्स्ट इज किसी भी स्टेट से उसे 4 लोकसभा सीट्स मिलनी चाहिए या फिर वो 2% लोकसभा सीट्स जीत जाए, और ये जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट स्टेट्स। और लास्ट है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसे रिकॉग्निशन मिल गई है एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसे स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन कैसे मिले, स्टेट पार्टी का टैग कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर 2 सीट्स जीतनी पड़ेंगी एक स्टेट असेंबली में। नेक्स्ट इज या तो उस पार्टी को सिक्योर करने पड़ेंगे 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन अ इलेक्शन टू लोकसभा, या फिर लोकसभा के अंदर 1 सीट जो है जीतनी पड़ेगी, या फिर उस पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स या फिर मिनिमम नंबर ऑफ 3 सीट्स जो हैं वो जीतनी पड़ेगी इन विधानसभा और विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा या तो 3 सीट्स विधानसभा के अंदर या फिर 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो जीतनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे एटलीस्ट 1 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर जीतनी पड़ेगी फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू देयर स्टेट। इसके अलावा एक और क्लॉज अवेलेबल है जो कि ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एलिजिबल होगी रिकॉग्निशन के लिए एज अ स्टेट पार्टी अगर वो सिक्योर कर ले 8% और मोर ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट। अगर हम स्टेट पार्टी के एग्जाम्पल्स देखें तो इट इंक्लूड्स शिवसेना, समाजवादी जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, तो ये सब जो है स्टेट पार्टी के अंदर आती हैं। अब हम ये तो समझ गए कि ये जो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज हैं इन्हें क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे ये टैग पाने के लिए। तो जितने भी मैंने क्राइटेरियाज बताए उनमें से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उन्हें ये टैग मिल जाएगा, मगर ये टैग देने की जो पावर है वो होती है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इन पॉलिटिकल पार्टीज को एज नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो असाइन करता है सिंबल्स टू द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कैंडिडेट्स। तो ये जो कमीशन है इसके पास कुछ सिंबल्स रिजर्व्ड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूज करती हैं इन सिंबल्स को फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स ऑफ देयर पार्टी। अब हम ये तो समझ गए कि नेशनल पार्टी का टैग पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, मगर ऐसी भी क्या बड़ी बात है जो सब इतना खुश है, आम आदमी पार्टी इतनी खुश है कि उन्हें नेशनल पार्टी का टैग मिल गया है। तो इसको टैग को पाने के बाद क्या क्या फायदे मिलेंगे आम आदमी पार्टी को वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो एक नेशनल पार्टी को मिलता है वो ये होता है कि उनका जो सिंबल होता है वो रिजर्व हो जाता है एक्सक्लूसिवली उनकी पार्टी के लिए, उनके कैंडिडेट के लिए, और वो इस सिंबल को ऑल ओवर द इंडिया यूज कर सकते हैं। और ये जो नेशनल पार्टीज हैं इन्हें सिर्फ एक प्रपोजर की जरूरत है ताकि वो सबमिट कर सकें अपने नॉमिनेशन को, एंड दे आर बेनिफिटेड विद 2 फ्री सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ड्यूरिंग रोल रिविजन एज वेल एज 1 फ्री इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कैंडिडेट ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। इसके अलावा इस पार्टी के पास ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग राइट्स आ जाते हैं ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस ऑन आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। और जो स्टार कैंपेनर्स की लिमिट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी नेशनल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट कर सकती है, जबकि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है वो सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स को ही नॉमिनेट कर सकती है। एंड लास्टली ये जो नेशनल पार्टी है उसे गवर्नमेंट की तरफ से लैंड मिलती है, बिल्डिंग मिलती है, ताकि वो अपना ऑफिस स्टैब्लिश कर सकें, अपना हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर सकें। तो अब आपको दिल्ली के अंदर लैंड मिलेगी, लैंड ग्रांट की जाएगी बाय गवर्नमेंट कि वो अपना ऑफिस स्टैब्लिश कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि आपने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें ये नेशनल पार्टी का टैग दिया है इलेक्शन कमीशन ने। आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया की यंगेस्ट नेशनल पार्टी है, इट हैज बीन इन पावर विद बिग मेजॉरिटीज एंड वेरी लार्ज वोट शेयर्स इन दिल्ली एंड पंजाब। और अगर हम गोवा असेंबली इलेक्शंस की बात करें जो कि इस साल हुए थे मार्च के अंदर, उसमें उन्हें 6.77% ऑफ द वोट जो है वो मिले थे। तो वो जो है क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जो हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसके अलावा गुजरात में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने देखा कि कैसे आपने जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरियाज थे वो पूरे कर दिए, इसीलिए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने ये नेशनल टैग दिया। अब हम चलते हैं कि आप कैसे बढ़ा, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उसका राइज कैसे हुआ। ये तो हम समझ गए कि इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट से। लेकिन कैसे अन्ना हजारे से अरविंद केजरीवाल अलग हो गए और उन्होंने आपको स्टैब्लिश किया। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने स्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था इन नवंबर 2012 आफ्टर द इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट, और उन्होंने झाड़ू को अपना इलेक्शन सिंबल बनाया था। अगर हम एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो अन्ना हजारे, अनुपम खेर, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास जन लोकपाल बिल के मूवमेंट से साथ में थे। 2011 लोकपाल कानून के लिए अन्ना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मकसद था कानून का मसौदा बने और मसौदा बनाने में सिविल सोसाइटी शामिल हो। सरकार 3 दिन में मान गई।
कमेटी बनी, मसौदा बना, लेकिन सिविल सोसाइटी की ज्यादातर राय खारिज कर दी गई और इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था मैसिव एंटी करप्शन प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स इन 2011, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान अन्ना हजारे का था। और उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल स्कैम्स एंड करप्शन बाय यूपीए गवर्नमेंट। और इस पूरी प्रोटेस्ट का जो एम था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो इनैक्ट करे एक इफेक्टिव लोकपाल थ्रू अ जन लोकपाल बिल, जिसे हम फेडरल ऑम्बड्समैन भी कहते हैं। और अन्ना हजारे के इसी मूवमेंट को काफी सारे एक्टिविस्ट और प्रोफेशनल्स ने सपोर्ट किया था। अन्ना हजारे चाहते थे कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मानना था कि जब तक हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हम इस तरीके के अटेम्प्ट से जो है कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते इन रिगार्ड टू जन लोकपाल बिल। तो सिर्फ बातों से, सिर्फ इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें पॉलिटिक्स के अंदर उतरना पड़ेगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल का मानना था, उनका ओपिनियन था। और इसीलिए एक सर्वे भी कंडक्ट कराया गया था ऑन अ फेसबुक पेज और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो ये था कि जो जनता है, जो लोग हैं, देयर वाज अ वाइड सपोर्ट फॉर पॉलिटिसाइजेशन। लेकिन अन्ना हजारे ने इस पोल के रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो इलेक्शन है उसके लिए काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी मुश्किल है हम जैसे एक्टिविस्ट के लिए। सो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इस तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर वैल्यूज़। और उनका ये भी मानना था कि बहुत ही मुश्किल है ये इंश्योर करना कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, दे आर नॉट करप्टेड वंस इलेक्टेड। और इसी के चलते 19 सितंबर 2012 के अंदर अन्ना हजारे और केजरीवाल ने अग्री किया कि जो उनके डिफरेंसेस हैं इन रिगार्ड टू पॉलिटिक्स उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। और केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और शांति भूषण के सपोर्ट से आम आदमी पार्टी को स्टैब्लिश करने का सोचा। ऑन 2 अक्टूबर केजरीवाल ने अनाउंस किया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बना रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, और 26 नवंबर को उसे लॉन्च कर दिया, विच इज द एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949। अगर हम फंडिंग की बात करें, जिसकी अन्ना हजारे को काफ़ी टेंशन थी, ऑन 26 नवंबर 2012 जो कि फॉर्मल लॉन्च डे था आपका, उस दिन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण ने डोनेट किए 10 मिलियन टू दी आम आदमी पार्टी। इसके अलावा प्रशांत भूषण, उनके बेटे जो है वो भी आम आदमी पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका पार्ट थे। एंड दिस पार्टी रेज्ड 20 करोड़ बाय नवंबर 2013 एंड रिसीव्ड 18 करोड़ रुपीस इन 2015 असेंबली पोल। और बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी इस लेवल पे आ गई कि वो बहुत पुरानी पार्टीज को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से 33 सालों से एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्हें भी टक्कर देने लगी। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।